Okay, guys, like as you must have like I mean as we read in the previous chapter कि मॉडर्न नेशनलिज्म जो है यूरोप में वो बेसिकली नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ एक आइडिया था। और इसका मतलब ये भी था कि लोगों की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी अपने बारे में कि वो कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, राइट, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, इन सभी चीज़ों में बदलाव आ गया था। अब नए नए सिंबल्स आ चुके थे, नए आइकन्स आ चुके थे, नए सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, नए आइडियाज़ जो थे वो कह सकते हो कि फॉर्म हो रहे थे। इस तरीके से काफ़ी बदलाव का मौका था। और साथ ही साथ जो है एक नए कॉन्शसनेस के नई सोच, नई विचारधारा, नई कॉन्शसनेस का ये टाइम था। लेकिन इंडिया में ये कॉन्शसनेस कैसे आता है? क्योंकि जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये नेशनलिस्ट कॉन्शसनेस कैसे आता है? तो इसमें देखो बात क्या है कि जैसे कि ज़्यादातर कॉलोनीज के साथ हुआ है, इंडिया में भी नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है वो बेसिकली इसके एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, कि लाइक जब अंग्रेज़ों के साथ जो है कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जब हमारा जो है एक शेयर्ड कह सकते हो कि ऑपरेशन का एक्सपीरियंस रहा, शेयर्ड जो है शेयर्ड हमारा जो है शोषण का, प्रताड़ना का अनुभव रहा, और इसके खिलाफ जो है हमारे संघर्ष की भी जो कहानी थी वो भी कहीं ना कहीं एक सिमिलर टाइप की थी। इन्हीं के बीच में हम लोगों ने एक कॉमन आइडेंटिटी को खोजा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि कॉलोनियलिज्म, द ऑपरेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड देन फाइनली द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, इन इस फ्रेमवर्क में जो है इंडिया में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो रही थी, एक नेशनल जो है कॉन्शसनेस डेवलप हो रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी इतना एक होमोजेनस क्लियर कट डेवलपमेंट नहीं था। वजह ये थी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी उस टाइम में भी मौजूद थी। क्लास के बेसिस पर डाइवर्सिटी थी, एथनिसिटी के बेसिस पर डाइवर्सिटी थी, और उनका जो फ्रीडम का नोशन था या उनका जो कॉलोनियलिज्म का एक्सपीरियंस था ये एक जैसा नहीं था। अब इसमें जो महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के कह सकते हो कि हेड फिगर थे, उन्होंने जो है कोशिश की कि इन सभी ग्रुप्स को जो है एक मूवमेंट में जोड़ा जाए, एक जो है आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह की यूनिटी जो है वो इतनी स्मूथली नहीं आती है, इतनी जो है प्लेनली नहीं आ पाती है। एंड दैट इज़ समथिंग वी विल लाइक चेक, और दैट इज़ समथिंग वी विल इवेल्युएट एज वी प्रोग्रेस थ्रू दिस चैप्टर, एज वी रीड मोर अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया। ना अर्लियर जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लाइक खास करके 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड तक जो है इंडिया में नेशनलिज्म का क्या फ्रेमवर्क रहा था। तो अभी हम लोग जो है 1920 के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, और पर्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, एवरीथिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस तरीके से कांग्रेस जो है उसने जो है नेशनल मूवमेंट को डेवलप करने की कोशिश की, किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का इसमें पार्टिसिपेशन रहा, एंड किस तरीके से नेशनलिज्म का जो आइडिया है इसने जो है पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया, ठीक है, जनता की कल्पना को जो है कैप्चर किया। Now let us just start with the first section in your chapter, that is the First World War, खिलाफत and non-cooperation। अब देखो लाइक 1919 के बाद अगर हम देखते हैं तो जो नेशनल मूवमेंट है इंडिया का, ये जो है नए एरियाज़ में स्प्रेड हो रहा था, ये नए सोशल ग्रुप्स को इंक्लूड कर रहा था, और ये नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स, नए स्ट्रगल के नए नए तरीक़ों को भी जो है अख्तियार कर रहा था। लेकिन इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझा जाए, उनका क्या इम्प्लीकेशंस था, इन सब को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें जो है ये जानना ज़रूरी है कि जो वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, इसने जो है नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक इसकी वजह से जो ब्रिटेन का जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और ब्रिटेन का ही नहीं, इनफैक्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ा, और ये एक्सपेंडिचर जो है वो वॉर लोन्स के थ्रू, इंक्रीज टैक्सेस के थ्रू, इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज़ एंड इनकम टैक्स बेसिकली, तो इन सब के थ्रू जो है इस बढ़े हुए डिफेंस एक्सपेंडिचर को या वॉर लोन को जो है फाइनेंस करने की तैयारी थी। वॉर ईयर्स के दरमियान में, यानी 1914 से 1918 के पीरियड में कहो तो, अगर 1913-14 से लेकर 18 तक में, इस पीरियड में प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। और इसकी वजह से अब देखो क्या हो रहा है, एक तरफ तो ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, कस्टम ड्यूटी बढ़ रही है, इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बाकी जो टैक्सेस होंगे उनको भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो एक तरफ हो ही रहा है आपका, तो बेसिकली आपकी इनकम कम हो रही है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ जो है प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, और इस सिचुएशन में जो कॉमन पीपल है, आम जनता जो है, उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। ओके, युद्ध के दरमियान में विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। ओके,
गांव वगैरह से ज़बरदस्ती जो है लोगों को युवाओं को जो है पकड़ पकड़ के सिपाही बनाया जा रहा था। एंड बेसिकली जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट मतलब बहाली करना, तो ये ज़बरदस्ती की जो बहाली थी आर्मी में, इस वजह से भी लोगों में गुस्सा आ रहा था। भाई युद्ध तुम्हारा है, तुम लड़ोगे, तुम्हारी जर्मनी से कोई जाति दुश्मनी होगी, इंडिया वालों को तो बेचारे को छोड़ दो, ज़बरदस्ती इनको भी पकड़ के ले जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो खैर इस सब को कॉन्टेक्स्ट में डालो कि 1913 टू 1918 चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, ज़बरदस्ती जो है गाँवों से जो है रिक्रूटमेंट हो रहा है आर्मी में। युद्ध ख़त्म होगा, इन द मीन टाइम युद्ध ख़त्म होते होते जो है वॉर लोन और एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि टैक्स बढ़ा देंगे ये लोग, पब्लिक को और बड़ा डंडा पड़ गया। इतना भी अगर कम नहीं था तो खैर देख लो अब 1918-19 और 1920-21 मतलब कि 2 साल लगातार जो है क्रॉप फेलियर हो गया इंडिया के कई हिस्सों में, फसल जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसकी वजह से जो है भयंकर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट हो गई। साथ ही साथ जो है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया इंडिया में। ओके वेल मतलब 1921 के सेंसस के मुताबिक सिर्फ फेमीन और एपिडेमिक की वजह से, अकाल और उसके बाद जो ये महामारी फैली, इसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल मरे थे इंडिया में। तो ये सारी आफत एक साथ आ रही थी और लोगों को लग रहा था कि शायद एक बार वॉर ख़त्म हो जाए तो सारे बुरे वक्त जो है, सारी बुरी परिस्थितियां जो है वो बदल जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट और इसी कॉन्टेक्स्ट में और ये जो मतलब बुरे दिन के बीतने की आशा और उसके बाद जो निराशा आने वाली थी, इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर एक नया लीडर भी आपका इमर्ज होता है होराइजन पर, और वो जो है एक नए मोड ऑफ स्ट्रगल को भी इंट्रोड्यूस करता है। वेल दैट लीडर इज महात्मा गांधी एंड दैट मोड ऑफ यू कैन से स्ट्रगल इज़ दैट ऑफ सत्याग्रह। गांधी जो है वो अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं जनवरी 1915 में। ओके उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक सक्सेसफुल कैंपेन अपना लीड किया था। इफ़ यू लाइक चेक आउट पेज नंबर 30 इन योर बुक फिगर 2, तो यहाँ पर जो है आप गांधी जी का वो आई मीन एक पेंटिंग देख सकते हैं, बेसिकली पिक्चर देख सकते हैं, वेयर महात्मा गांधी इज लीडिंग वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल। ओके and when the marchers were stopped and Gandhiji was arrested, thousands of more workers joined the satyagrah against racist laws that denied rights to non-whites। तो ये गांधी का ये कह सकते हो कि गांधी जी का ये रिज्यूमे था, पहले का उनका जो है ये रिज्यूमे है कि सी लाइक आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग सक्सेसफुल प्रोटेस्ट एंड कैंपेन्स अगेंस्ट ऑपरेसिव फोर्सेस, सो वेल लेट मी डू दैट इन इंडिया नाउ। चलो अब इंडिया में शुरू करते हैं ये काम। तो वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ की जो रेसिस्ट नस्लवादी जो सरकार थी उसके खिलाफ जो है कह सकते हो कि बहुत ही विशाल स्तर पर आंदोलन शुरू करने का उन्होंने जो है उन्होंने एक बिल्कुल नया तरीका खोजा था और इस मेथड का नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? तो वेल सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का मतलब ही हो गया, पहला तो बात तो मतलब इसमें जो है सत्य के शक्ति पर जोर दिया जाता है, ट्रुथ के पावर पर जोर दिया जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सत्य की खोज को जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ओके सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, तो मतलब ये हो गया कि अगर आपका कॉज अगर सही है, अगर ट्रू है, अगर जो है संघर्ष जो है वो अगर अन्याय के खिलाफ है, तो फिर जो है फिजिकल फोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है अपने शोषक से लड़ने के लिए। समझे कि नहीं? अगर आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको जो है फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। कैसे होगा ये? तो वेल बिना बदला लिए, बिना एग्रेसिव हुए सत्याग्रही जो है वो अहिंसा के साथ जो है इस संघर्ष को, इस लड़ाई को जीत सकता है। ये जो है कैसे होगा? तो ये जो है जो शोषक है, ऑप्रेसर जो है, उसके अंतरात्मा को, उसके कॉन्साइंस को जो है अपील करके होगा ये। ओके जो भी लोग हैं, चाहे वो शोषक ही क्यों ना हो, उनको ये परसुएड करना होगा, उनको प्रेरित करना होगा सच देखने के लिए, ना कि उनको जो है ज़बरदस्ती जो है गर्दन पर हाथ देखेंगे, नहीं देखो यही सच है, यही सच है, ये नहीं। उनको प्रेरित करना होगा कि भैया देखो तुम गलत कर रहे हो, है ना, तुम अन्याय कर रहे हो। और अल्टीमेटली जब वो देख लेगा, जब उसके दिमाग में भी ये घुस जाएगी, तो एक चीज़ जान लो कि कोई भी जो होगा वो जानबूझ के या उसके अंतरात्मा अगर गवाही दे देगी कि वो गलत कर रहा है, तो फिर वो चीज़ वो नहीं कर सकता है। तो इस संघर्ष के द्वारा ट्रुथ जो है वो अल्टीमेटली जीतेगा। गांधी का ये विश्वास था कि यही जो धर्म है, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का जो धर्म है, यही सभी भारतीयों को इकट्ठा कर सकता है, उनको एकजुट कर सकता है।
तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने जो है सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट बहुत सारी जगहों पर किया, जैसे कि बिहार के चंपारण में उन्होंने जो है 1917 में किया था, जो वहाँ का ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेड, उसके खिलाफ उन्होंने किया था। फिर 1917 में उन्होंने जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है वहाँ के किसानों के सपोर्ट में सत्याग्रह किया था, जो बेचारे जो हैं क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक वगैरह से परेशान थे और रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, और वो डिमांड कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन में ढिलाई दे दीजिए आप। 1918 में महात्मा गांधी ने जो है फिर इसी मेथड का यूज किया था इलाहाबाद में, जहाँ पर कि जो कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरह से गांधी ने जो है इंडिया आने के बाद ऑलरेडी कई जगह पर इसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर रखा था। Anyways, it is important to read source A here to get Gandhi's view on satyagrah, and then in the next lesson we will read about Rowlatt Act and everything. तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह पर क्या कहना था? It is said of passive resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. गांधी कहते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है इसके बारे में गांधी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो कमज़ोरों का हथियार है, लेकिन इसके साथ जो पावर आता है, ये जो पावर है ये सिर्फ जो है मजबूत लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है। दिस पावर इज़ नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। बोलते हैं कि जो पावर एक्चुअल है वो पैसिव रेजिस्टेंस से नहीं आता है, एक्चुअली इसमें जो है बहुत इंटेंस एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो था वो पैसिव नहीं था बल्कि एक्टिव था। अब गांधी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सत्याग्रह इज़ नॉट फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह जो है वो शारीरिक या भौतिक बल नहीं है। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, सत्याग्रही जो है वो अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर कोई दर्द नहीं देता है, गर्दन तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, ये सब नहीं करता है। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, सत्याग्रही जो है वो अपने दुश्मन का भी नाश नहीं सोचता है। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज़ नो इल विल वट एवर, यानी कहते हैं कि सत्याग्रह के प्रयोग में कहीं कोई दुर्भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सत्याग्रह इज़ प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह जो है वो पूरी तरह से आत्मा की ताकत है। ट्रूथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, सत्य जो है वो हमारी आत्मा का जो है बिल्कुल कोर मटेरियल है। दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, और इसीलिए इस फोर्स को जो है सत्याग्रह कहा जाता है। द सोल इज़ इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज, आत्मा जो है इसको जो है ज्ञान से इसको जो है इन्फॉर्म किया जाता है, इसको जो है ज्ञानवान बनाया जाता है नॉलेज के द्वारा। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, इसी आत्मा के अंदर जो है प्रेम की ज्वाला जलती है। नॉन वायलेंस इज़ द सुप्रीम धर्म, अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। गांधी आगे इसका फिर एक प्रैग्मेटिक रीज़न बताते हैं, इससे पहला तो आइडियल रीज़न था, प्रैग्मेटिक रीज़न बताते हैं कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन या यूरोप से हथियार के मामले में नहीं जीत सकता। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड, ब्रिटिश जो हैं वो युद्ध के देवता की पूजा करते हैं। एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बेयरर्स ऑफ आर्म, और वो सब जो है बन सकते हैं जैसा कि वो लोग बन रहे हैं हथियार ढोने वाले। ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम में। द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, जो हजारों करोड़ लोग जो हैं, आई मीन सैकड़ों लाखों लोग जो हैं इंडिया में, वो कभी इस तरीके से हथियार नहीं उठा सकते। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन, क्योंकि उन्होंने अहिंसा को जो है अपना धर्म बना रखा है। तो गांधी जो है इस तरीके से देखो सत्याग्रह के लिए 2-3 जो की पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, दैट इज समथिंग यू शुड टेक नोट ऑफ। पहली बात दैट सत्याग्रह इज नॉट अ पैसिव रेजिस्टेंस बट इट इज़ एन एक्टिव सर्च फॉर द ट्रूथ। ओके, सत्याग्रह जो है इट इज़ नॉट जस्ट मेयरली एन एक्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, it is an active search and demand for truth and justice. That is one thing. Next thing is that in a satyagrahi or in satyagrah, a satyagrahi does not seek to inflict any pain, suffering or destruction, but only wants everyone to understand what truth and justice is. Okay? Third and most important thing, that while a fight or while a struggle with weapons and everything could be waged, हथियारों के साथ संघर्ष हो सकता है, लेकिन
इंग्लैंड हो या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उनसे उनकी तुलना में इंडिया जो है हथियार नहीं इकट्ठा कर सकता है, या उनके बराबरी का हथियार इंडिया में इकट्ठा नहीं हो सकता है। और ना ही इंडिया में जो है हिंसा की इतनी प्रधानता है, बिकॉज वी हैव मेड नॉन वायलेंस आवर रिलीजन, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोगों ने तो इनफैक्ट अहिंसा को अपना धर्म मान रखा है। तो ऐसे केस में जो है सशस्त्र संघर्ष जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ या कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, ये जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, या ये जो है उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव या पावरफुल जो है सत्याग्रह होने वाला है। सो वेल, दैट इज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड सत्याग्रह वेरी वेल एंड द बैकग्राउंड इन विच ऑल दिस स्टार्टेड। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट द रॉलेट एक्ट and then why non-cooperation. So we will look at these two factors as we try finishing the first section of this chapter. Until then, bye bye, have fun.